So I will be teaching you introduction of Indian Constitution. भारतीय संविधान है क्या? अगर हम हिंदी में इसे पढ़ाते हैं, संविधान का अर्थ होता है सम माने बराबर और विधान मीन्स कानून। अब आपने कहा विधि, एक्चुअली इसका रिलेशन ही लॉ से है। इससे है लॉ। लॉ को हिंदी में कहते हैं विधि। ठीक, आपने ये बताया विधि। लॉ को जो शायद लॉ पढ़े हुए जानते होंगे अच्छी तरह से। यहां से शब्द कितने बनते हैं? विधि से बनता है, सॉरी, विधान। विधान बनता है। और आपने नाम सुना होगा विधान के साथ में सभा। विधानसभा जानते हैं आप? इसका मतलब ये है लॉ मीन्स विधि। लॉ माने विधि। विधि वो नहीं, मेथड। इट्स नॉट मेथड कि क्या करने की विधि है। ठीक है, ये है लॉ माने कानून, कानून वाली विधि। तो विधि कहाँ बनती है? विधानसभा में। अब मैं पूछता हूँ, विधानसभा को हमने जोड़ा नहीं, विधान क्या है? विधान मीन्स क्या है? सही बोला, नियरेस्ट। एक शब्द आपने सुना होगा भाग्य और विधान। भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है और विधान ईश्वर लिखता है, और वो परमानेंट होता है, वो कानून है। ठीक है, कहते ना जो विधि विधान में लिखा है ईश्वर ने, वो होना ही है। आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी, अब ये तो ईश्वर ने लिखा, लेकिन हमारे यहाँ पर हर देश में जहाँ जहाँ नागरिक रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पर जो वहाँ की सत्ता है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर रूल हो, वो अपने अपने देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक, और जो कानून बनाने वाली कमेटी होती है उसे सभा बोलते हैं, है ना? यही होता है ना। यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो विधि जो बनाई जाती है, कानून जो बनाए जाते हैं, यहाँ विधि माने कानून, वो विधानसभा में बनाए जाते हैं। विधानसभा क्या है? एक कमेटी है। विधानसभा कमेटी है। कैसी कमेटी है? जो प्रतिनिधि हमने यहाँ से चुन के भेजे वो वहां बैठते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की कमेटी है विधानसभा। समझ में आया? अब आपको एक और चीज, बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, सिलेबस से थोड़ा हंस के बेस बनाने के लिए। अब ये आपने कहा विधानसभा, ठीक है, ये है प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्लियर करो। रिजवान भाई इधर आ जाइए, आपको क्लियर करते हैं। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, या हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो, इसीलिए मैंने कहा। उन्हें बोलते हैं विधायक। देखिए, सब लिंक देखिए। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। आपने अभी कहा इंग्लिश में कानून को कहते हैं लीगल, सॉरी हम दोबारा लिख देते हैं। लीगल माने कानूनी सलाह, ये होती ना। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, एक होता है सब लेजिस्लेटिव, ठीक है, लीगल से ही लेजिस्लेटिव बनता है। और अभी आपने कहा था एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने सभा, जो हमने बताया था। विधान माने विधानसभा, असेंबली मीन्स सभा। तो मेंबर क्या? सदस्य। सदस्य किस चीज के? पूरे उत्तर प्रदेश की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो सदस्य हैं जिसके लिए आपने भेजा है। इतना समझ में आया? सो दिस इज द विधान। अगर आपने विधान को तोड़ा है उसकी सजा मिलेगी। इंडियन पेनल कोड यही है ना, आईपीसीआर भी होता है, क्रिमिनल वाला भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सही है, इतना बेसिक चीज समझ गए कि विधानसभा में विधि माने कानून बनता है और बनाने वाले एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं और वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। ये परिभाषा एक्चुअली डेमोक्रेसी की है। अब क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन क्या है हम लोगों का संविधान का। इसमें कई पार्ट हैं। एक आज जो फर्स्ट चैप्टर में है, हमें इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो हम वो वाला इंट्रोडक्शन देंगे जो इनके कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स,
विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की, उससे जो रिलेटेड है। बाकी जो दूसरा कल आएगा हो सकता है सोर्सेज में, दैट इज डिफरेंट इंट्रोडक्शन, तो आपके माइंड में एक बार बेस बन गया, आपको संविधान आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, यही कारण है, आपने देखा होगा अभी PIN बहुत पढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पिटीशन पढ़ रही हैं। क्यों? हमारे संविधान को पैराडाइज ऑफ लायर्स कहा गया है। क्या कहा गया है? कि वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। स्वर्ग कैसे? वो उनके इतने लूप होल्स हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें अच्छा ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसमें पिटीशन डाल देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। चलो, कमिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो केवल एक व्यापार के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए, और वो अपने यहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ऐसा है, सुनना है, साथ में अपनी कॉपी निकालिए, पेन रखिए और डेट्स वगैरह ऑन द स्पॉट लिखते रहिएगा। ठीक है? सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एंड मैं एंड ऑफ द वीक आई गिव यू क्वेश्चनर आल्सो एंड आई विल फाइंड आउट एंड गिव यू रिजल्ट। ठीक है? जो बोलते रहे, आई एम प्रैक्टिकल पर्सन फॉर दैट। ट्रेड के लिए आए थे, इसका मतलब हमारा देश पूरा देश अच्छे तरह से विकसित देश की तरह था। यही कारण था, आप देख लो कितने मॉन्यूमेंट्स हैं। भाई बिजनेस कौन किसके साथ करता है? अपने से बराबर या बड़े के साथ करता है। इसका मतलब हम वो इंडस्ट्रियल रूप में तो टॉप पे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत था, तो वो बिजनेस करने यहाँ पर आए थे ट्रेड के लिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर चूंकि अभी देख लो आप 78% अभी भी लोग गाँव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग हैं, और उस पर कंडीशन और अर्बनाइजेशन इतना नहीं था। जैसे हम बताते हैं कभी कभी कि शाहजहाँपुर में हमारे यहाँ पहले 44 वार्ड थे जब नगर पालिका थी, और अभी कितने 60 वार्ड हैं। क्यों? अब नगर निगम बन गया है तो 60 वार्ड है, एक्सपेंशन हो गया, बहुत से रूरल एरिया को ले लिया गया, रोजा के एरिया से, शवानगर के एरिया से, इनसे सबसे ले लिया। तो जैसे ही लोग ट्रेड के लिए आए थे तो यहाँ पर इन्होंने, आपको ध्यान होगा 1757 का युद्ध कौन सा था? हिस्ट्री का थोड़ा सा वो है इसकी। तो जैसे ये लोग आए थे 1757 के बाद परमिशन लेके महारानी की, तो पहला एक्ट इनका आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब आया था? 1773 में। एक बार बता दो अच्छे से, क्या है ये दबाए कितने किसमें आया था? 73 में। ये कह रहा था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब मालूम क्या होता है? बात नहीं करना पीछे बैक बेंच। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? आप जो थोड़ा दूर दूर बैठी अभी आए साथ में मालूम है मुझे। क्या रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है? खड़े हो। रेगुलेटिंग माने क्या होता है? हमने कहा खड़े होकर बताइएगा, क्या रेगुलेट करना, मीनिंग क्या होता है? घर में पंखा है, फैन है, फैन रेगुलेटर लगा, उसमें क्या करता है रेगुलेटर? स्पीड को। ठीक है, बैठ जाइए। तो जो उन्होंने सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि किस नियम कानून को हम कितना दबाएं, ये समझ लो, कितना उछालें और कितना उठाएं, ये यहाँ की जनता का था। क्योंकि उस समय 10-15 गांवों के ऊपर एक टैक्स लगाने के लिए और वसूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेका दिया गया था, और वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए धीरे धीरे बंदोबस्त नियम के तहत उन्हें ज़्यादा गांव देते गए और वो इकट्ठा करते गए टैक्स के लिए। इसके लिए उन्होंने 1773 के, नोट कर लो इसलिए बता रहा हूँ, ये एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसके एक्ट को अमेंड किया, और उसके बाद में नया एक्ट आया जिसे कहते हैं 1718 का एक्ट। इसमें कम डिटेल मिलेगी आपको, लेकिन इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और हिंदी में कहते हैं इसे बंदोबस्त एक्ट। इसके बाद एक और एक्ट आया था इसी के बाद में 1784 में, जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट या पिटका इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, थोड़ा नोट करते रहिएगा क्योंकि फिर मुझे कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ाना है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। उसके बाद एक एक्ट आया था 1833 में, लेकिन वो एक्ट नहीं था, इट वॉज चार्टर। इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये मत बोलिएगा सर गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा वो मुझे मालूम। चार्टर आया था। उस चार्टर के बाद एक 1853 में आया था चार्टर,
उसके बाद जो घटना घटती है 1857 का विद्रोह सिपाहियों का। जब ये मैसेज ब्रिटिश में जाता है तो लगा ब्रिटिश वालों को कि कहीं ऐसा न हो कल यही सिपाही जिन्हें हम रिक्रूटमेंट किया है, जिन्हें हम पेमेंट देते हैं, हमारे खिलाफ विद्रोह हो गया। आपको पता ही है, मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, वो कार्ट्रिज की चर्बी के ऊपर फैट होता है, उसके ऊपर विद्रोह हुआ था। मुस्लिम से कह दिया था ये पिग की है, उनसे कह दिया था इन से ये काऊ की, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे विद्रोह हुआ तब जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ वन ने पावर दी थी, किस चीज की? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी थी, जैसे प्रशासनिक दी थी, वित्तीय दी थी और कई पावर्स दी थी, उनको अपने हाथ में लिया। और 1858 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और 1758, हाँ पूरी बात, थोड़ा सा वेट करना, बस पॉज करके सुनते रहना, गलत कुछ नहीं होगा। 1757 तक वहां था। 1757 के विद्रोह के बाद 1758 को जो रूल उतारते उसे कहते हैं क्राउन रूल। क्या कहते हैं? क्राउन रूल। और क्राउन क्यों कहते हैं, जरा इसका भी मीनिंग बता दो। एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। बताइए लेकिन फास्ट। क्राउन का मतलब होता है लाख मुकुट, यानी तो जयंती दत्ता है तो वहाँ की महारानी है, उनका ये प्रतिनिधि। चलो, क्राउन का मतलब है शाही, शाही रूल, सही है। क्राउन, महारानी हो या महाराजा हो, डजंट मैटर, क्योंकि किंग पता है आपको कौन था जब हमारा देश आजाद हुआ? तो किंग जॉर्ज कौन से थे? फिफ्थ, पंचम। मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम थे, तो उस पर महारानी नहीं थी, दैट डजंट मैटर। बट तो सेटलमेंट उसके ये आया था। उसके बाद पहला जो रूल आया है आफ्टर क्राउन रूल 1861 में आया। कब आया था? 1861 में। ये रूल की डिटेल्स बता देंगे आप, मैं नोट्स भी दे दूंगा। ये आपके इतिहास वाले पढ़ाएंगे, एक्चुअली इट्स नॉट माय पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग इन वेरी इलैबोरेट वे। तो ये थोड़ा सा उसमें, लेकिन इन सब एक्ट्स में जो हम बता रहे हैं इनके लिए कई चीजें थी। एक हिंट्स दे दे रहा हूँ, जैसे 1773 वाले एक्ट में कुछ वित्तीय पावर, कुछ प्रशासनिक पावर दी गई थी। इसी तरह अगले वाले एक्ट में कुछ एरिया में अपने नॉमिनेट करने के लिए, सदस्य के लिए कहा गया था। उसके बाद में कुछ के लिए उनकी पैरावरी बढ़ा दी गई, जैसे बंगाल जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो भारत का भी गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास का भी कहलाने लगा, अलग अलग टाइम पे हुआ है, ठीक है। दैट आई गिव यू डिटेल लेटर ऑन। तो इसके बाद 1861 के बाद जो एक्ट आया है, बड़ा अच्छा एक्ट था, वो था 1892 का एक्ट। ये अक्सर आपके IAS में वो आता है, मेन एग्जाम में कोटेशन वगैरह दे देंगे या राइट डाउन अबाउट 1892 एक्ट, क्योंकि इसमें 3 बहुत बड़े बदलाव हुए थे। और ये बदलाव हमारे देश में आज भी हमारे संविधान में लिए गए थे। वो बदलाव क्या थे? एक तो ये था कि पहले आपको पता है जिस तरह भारतीय लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, काफी वर्षों तक 14% लोग ही मत दिए, बताएंगे आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। और उस वक्त क्या था, जो सदस्य बनाए जाते थे ज्यादातर वो बनाए जाते थे, होते इंडियन थे, लेकिन जो उनकी चाटुकारिता, जो पॉलिश लगाते थे, नॉमिनेट करते थे या जो इनकी हामी मिलाते थे, ऐसे लोगों को उन्हें परिषद का सदस्य बनाया जाता था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इसमें बजट में, बजट जानते हैं, BUDGET, बजट माने क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ होल ईयर, ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, लेन देन पूरा, उसका बजट। और बजट शब्द जो है ओरिजिनेट हुआ है, बजट माने लेदर बैग। क्या होता है? लेदर बैग। पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वालों को बहुत अच्छी तरह से, अगेन आई नॉट गो फर्दर एलाबोरेटली ऑन दिस। तो उसके बाद उसमें ये था कि आप बजट में प्रश्न पूछ सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, 3 मेन पॉइंट थे। बजट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हम उस टाइम पे 100 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च करेंगे, इंग्लिश स्कूल खोलेंगे। आपने पूछ लिया साहब इंग्लिश स्कूल खोलने के लिए क्या? बोले हाँ। लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि आपने खोले या नहीं खोले और कहाँ खोले बताइए, ये नहीं पूछ सकते। सो दिस वाज द, ये चलो ये था कि बोलने का अधिकार दिया गया, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी है कि बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार तो मिला ना, पहले चुपचाप बैठे रहते थे,
मौन धारण किए हुए, आज कम से कम बोलने का अधिकार मिला। तो एक ये था। दूसरा उसमें था कि जैसे हमने अभी अभी बताया था कि शाहजहांपुर में 44 मेंबर थे, उसके बाद अभी 60 हो गए। तो जो काउंट क्या कहते हैं उन्हें, पार्षद, पहले मेंबर कहलाते थे और जब नगर निगम में होते क्या कहते हैं, पार्षद। तो उसमें सबसे बड़ा नगर निगम था कोलकाता का उस टाइम, क्योंकि राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता। दिल्ली कब आई थी, 1911 में। तो उस वक्त नगर निगमों जितने थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी था या कोलकाता था या बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, तो उसमें एक क्वेश्चन दूसरा पॉइंट लिखने का है कि उसमें 10 to 16 नगर निगम में, इस 10 to 16 का मतलब कहीं 10, कहीं 12, कहीं 16, कहीं 11, इस तरह से इतने पार्षद बढ़ा दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरिया को अर्बन बनाने की कोशिश की गई, ये बेनिफिट हुआ हमें। ठीक है, तो 1892 के एक्ट में कुछ 2-3 चेंजेस आए। उसके बाद जो आया था वो आया था 1909 का एक्ट। क्या कहते हैं उसे, रिफॉर्म एक्ट नहीं था, इट वाज रिफॉर्म, सुधार। सुधार क्या था, धीरे धीरे क्या हुआ था उस टाइम, अगर आपने पढ़ा होगा 1885 में कांग्रेस बन गई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और मैं कहता हूँ 1892 का जब एक्ट आया था तो कांग्रेस 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी, क्योंकि जो मॉडरेट लीडर थे हमारे एसएन सिन्हा वगैरह, ये सब, इन लोगों ने पहले सेशन में कुछ डिमांड रखी थी, दूसरे सेशन में, तीसरे सेशन में कांग्रेस वाले पढ़ाएंगे। मैंने कहा था एक दिन पिछली बार कि आई विल टेक दिस क्लास कंटिन्यूअसली ईयर वाइज, क्या है। तो इस एक्ट में ये कांग्रेस का ही दबाव था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 1892 में गवर्नमेंट को कुछ उन्हें परमिशन देना पड़ी, कुछ अधिकार दिए गए। इसी तरह 1909 में आपको पता होगा मॉडरेट एरा 1885 से 1905 तक कहलाती है, और 1905 से 1917 तक कहलाती है एक्सट्रीमिस्ट एरा, और 1917 से 1947 तक गांधी एरा कहलाती है। उस वक्त के लीडर अलग थे, इस वक्त के लीडर अलग थे। तो 1905 में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, अक्टूबर 16 को। तो उस टाइम क्या था, और उसी टाइम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग होते हैं, सूरत सेशन में अलग हो जाते हैं। 1905 में भी प्रॉब्लम हुई, 1906 में, और सूरत सेशन में 1907 में वो स्प्लिट हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और उसमें दोनों। मैं वो मेरा पार्ट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा बता रहा हूँ। सही है, जा रहे हैं, चलिए। तो इसीलिए मैंने कहा शायद मेरा सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन रहता तो मुझे लगता है 2-4 बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि नींद का टाइम दिया गया है मुझे। ये ना स्लीपिंग आवर्स होते हैं 2:30 to 4, लेकिन चिंता मत करो, सोने नहीं दूंगा मैं आपको। ये तो 1909 में ये मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जो है 24 साल की हो गई थी, और कुछ डिमांड हर साल बढ़ती गई, और रिवॉल्यूशनरी जो थे, एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं, उग्रवादी जिन्हें कहते हैं, उनका भी थोड़ा सा वर्चस्व छाने लगा था। तो 1909 में मजबूरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफॉर्म शुरू किया, और अच्छे रिफॉर्म थे। उसके बाद में आपने देखा ही होगा, सबसे बड़ी घटना घटती है 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसी वक्त आगमन होता है जनवरी 1915 में गांधी जी का, और उनसे कहा जाता है कि आप हमारे लिए सहयोग करिए। गांधी जी ने कहा अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है, रूल। यहाँ से उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे लिए आप निर्णय की शक्ति दीजिए, सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर दीजिए, हमें अपने नियम कानून, अपने बारे में स्वेच्छा से हम सोच सकें, ये हमें पावर दीजिए। यहाँ से सेल्फ डिसीजन मेकिंग मतलब हमें हमारी सत्ता चाहिए, मतलब हम अपने हिसाब से अपने घर के काम संभालें, क्योंकि आप नहीं संभालोगे। तो ये जब पावर दी गई थी तो गांधी जी ने उन्हें सहयोग किया। उन्होंने कहा ठीक है, आफ्टर ऑल वी विल गिव यू सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन होता क्या है कि 1916, 17, 18 के बाद भी, जब युद्ध समाप्त हुआ 18 में हुआ था ऑफिशियली, लेकिन वो 17 से शुरू हो गया था डिक्लाइन ऑफ वॉर। तो गांधी जी ने कहा कि आपने, लेकिन एक और चीज़, गांधी जी ने खाली सहयोग किस किस ने किया, उन्होंने रिक्रूटमेंट में सहयोग किया। उन्होंने जवान जो गांव-गांव में आपने देखा होगा अखाड़े होते थे पहले, तो जो हिरस पुरुष लोग थे अखाड़ों में भेज के अपने नौकरों को ये लोग जबरदस्ती भर्ती करवाते थे जवानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाली ब्रिटिश में यहीं पे नहीं रहते थे, ये ब्रिटिश में चूंकि उस टाइम दूसरे देशों से भी कॉन्टेक्ट था, तो वहाँ पे भी अपने सैनिकों को भेजते, और वापस आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, और उनके
केयर भी नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, जो युद्ध के जो बाउंडेड लोग थे, बाउंडेड मतलब घायल लोग थे, उन लोगों को भी उन्होंने नर्सिंग की, एक नर्सिंग मतलब फर्स्ट एड दिया, पूरा ध्यान देखभाल की। तो उनके लिए नोट कर लो, उनके लिए प्रथम विश्व युद्ध के कार्यों के लिए केसरे हिंद का मेडल भी मिला था, ठीक है। और ये सब मेडल मिलने के बाद भी उन्होंने गांधी जी से जो वायदा किया वो नहीं किया। इसी बीच आपको पता होगा एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये था कि उसमें कहा गया था कि आप देखिए कि भारत में आतंकवादी या एक्सट्रीमिस्ट की गतिविधियां कितनी हैं। तो ये जो आप रिपोर्ट गई थी उसकी, वो रिपोर्ट गई थी निगेटिव में कि अभी आतंकवादी गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं। उसका कारण यही था क्योंकि वो चाहते थे कि जितने रिवॉल्यूशनरी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, नॉट रिवॉल्यूशनरी पीरियड जो शुरू होता है 1923 से होता है, तो जितने भी थे इन लोगों को उन्होंने ज्यादातर बंद कर दिया था। तब यहाँ से गांधी जी ने कहा 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट कोटेशन टोल्ड बाय गांधी जी अबाउट संविधान, ठीक है। यहाँ से आगे बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि 1922 से तुम जब नेक्स्ट क्लास होगा कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज वहां से एक और टॉपिक खत्म कर दें। उसके लिए 1922 में ये कहा, उसी टाइम असहयोग आंदोलन की वजह से जितने नेता थे बंद कर दिए गए। और 1924 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। जैसे कभी कभी हम लोग कह देते हैं तो उस पार्टी के बोले हम तो कांग्रेस के हैं नहीं, थे कांग्रेस ही, लेकिन हम कांग्रेस के हम तो स्वराज पार्टी के, तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी नहीं। ये था, ऐसा होता नहीं होता है। कुछ लोग होते ना यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बन रहा है, आई एम नॉट गिविंग मच एग्जांपल, होते ना कुछ लोग 2-3 झंडे लेके गाड़ी में घूमते हैं, जिसका एरिया है वही झंडा लगा दिया, कहीं बीजेपी का, कहीं कांग्रेस का, कहीं बीएसपी का, कहीं सपा का, किसी का झंडा लगा देते हैं। और ऐसा होता है, कोई जीतने से पहले लगाता है, कोई जीतने के बाद लगाता है। सो डजंट मैटर, दिस इज द फिलॉसफी, आइडियोलॉजी ये है लोगों की। तो उस टाइम यही होता था कि उन्होंने 1922 में नाम चेंज किया, CR दास उसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी बने, उसका नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद आपको पता है और बहुत सी रिवॉल्यूशनरी घटनाएं हुई, लेकिन हम आते हैं 1934 का, जहां फिर संविधान की बात हुई। इसके बीच में बहुत है, साइमन कमीशन वगैरह, लाला लाजपत राय, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो 1934 के रांची सेशन में भी उन्होंने यही कहा कि हमें भारतीयों को अपने संविधान स्वयं लिखने दिया जाए, ठीक। उसके बाद इतना प्रेशर डालने के बाद 1924 के बाद एक एक्ट आता है 1935 का एक्ट। क्या कहलाता है? 1935 का एक्ट। और इस एक्ट की खास बात है, आई टीच व्हेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा कि इस 1935 के एक्ट में हमारे संविधान में 295 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल इसी एक्ट के, जिसे हम कहते हैं 2/3 आर्टिकल इसी से हैं। ये सब पॉइंट नोट करिएगा। और यही एक एक्ट था जिससे कांग्रेस ने थोड़ा एक्सेप्ट किया कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट किया। सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट की थी कि इसके हिसाब से इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन 1937 के, कितने 1937 के इलेक्शन इसी एक्ट के अनुसार हुए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक। कमिंग टू बैक 1936 में फिर डिमांड दी थी उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो पहले छोटे नेता थे, अब युवा हो चुके थे, पूरे मेच्योरिटी के साथ कमान संभाली थी। यही कारण था कि 1937 और 1938 के कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें झगड़ा हुआ था और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हराया था उन्होंने, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। क्यों? उस वक्त क्या था, ये थी कि मॉडरेट एरा में हमने बहुत खुशामद की, हमने कहा 3P के ऊपर ध्यान था। क्या? पिटीशन, प्रेयर और क्या था मालूम है? नहीं पता? पिटीशन, प्रेयर, ना पॉलिसी अभी बताऊंगा, जस्ट मतलब धरना देना, आवेदन करना और रिक्वेस्ट करना, इस तरह का था, बता दूंगा तरीके का। तो उन्होंने 1936 में ये सब ना मान के, लेकिन आपको पता 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सब घटनाएं घटती हैं। मैं और दो फास्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ाना है। 1942 आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, अंग्रेज सब नेता बंद हो जाते हैं, 1944 से 45 के बीच छोड़ जाते हैं, बेबल प्लान आता है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो कैबिनेट मिशन आता है, दैट वाइल स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू बैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
वो उसमें पढ़ाऊंगा सोर्सेज से यहाँ से कंटिन्यूस करूंगा। बहुत से क्वेश्चन है कि जब हमारा संविधान नहीं था तो उसके पहले 1950 से 1947 कैसे सरकार चली। चलो कमिंग टू सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से MCQ आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज के। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DN, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमें नहीं पता IPS बनेंगे, IRS बनेंगे या IFS में बनेंगे, आई डोंट नो, बट आई कैन फाइंड आउट कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो ऑफ कोर्स आगे चल के मोबाइल में ऐसा कुछ आ जाएगा जिससे रीड कर सकते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है, हो सकता है ऐसा कोई आ जाए, बट फिलहाल नहीं है। सो कमिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए, धीरे धीरे उन्होंने अपने नियम कानून बताए, रेगुलेटिंग एक्ट, फिटका इंडिया एक्ट, लॉट ऑफ एक्ट्स दे हैव मेंशन, एंड फाइनली उन्होंने अपने एक्ट के थ्रू पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा किया। यही सच है। लेकिन हमारे संविधान में जो निर्माता थे उन्होंने हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग जातियों के लोग, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, और बहुत भाषाओं के लोग हैं। विविधता है हर चीज में, कल्चर में विविधता है, सही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक एकता वाला देश और एक अखंड भारत के लिए, क्योंकि अगर जैसे अभी हम कभी कभी कहते हैं कभी कुछ ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं कि इन्हें बाहर निकाल दो या बाहर निकाल दो, अगर ये सरदार पटेल की सोच होती तो 565 जो राज्य थे उनके लिए एक करने की जरूरत क्या थी, सबको अलग अलग कर देते। 562 से 3 ऐसे थे जो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जो बाद में हुए थे, ठीक है। और 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों आता, बहुत से मुद्दे हैं, दैट आई टीच यू, दिस इज द फर्स्ट डे, क्योंकि 45 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हुए हैं। तो हम बताते हैं कि पहला हमारे, नोट कर लीजिए, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। नंबर 1 इज इंग्लिश में, दोज वांट टू राइट रिटन एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में लिखे लिखित और निर्मित संविधान। अच्छा, बुलाई में लिखने की आदत है तो वो सही नहीं है लिखित एवं, चलो आराम से, निर्मित संविधान। सर इंग्लिश में रिटन एंड इनएक्टेड बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, एक एक शब्द को अगर बोलो तो 10-10 मिनट लगेगा। निर्मित संविधान, ठीक है। लिखित एंड निर्मित दोनों में अंतर है। हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी पेपर हो, कोई सब्जेक्ट हो, अगर आप क्वेश्चन सही तरह से समझ जाते हैं लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत सी चीजें आप जानते हो लेकिन क्वेश्चन लिख नहीं पाते हो, जानते हो क्यों, समझ में नहीं आता, लेकिन ये पूछ रहा है, बता कुछ दिया, बोले यार ये तो मुझे पक्का याद था, याद क्यों, लेकिन क्वेश्चन पे आपने कंसंट्रेशन नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस में लिखते चले गए। अब यहाँ पे एक शब्द है लिखित, कोई नॉर्मल हेडिंग है, लिखित, हाँ भाई है लिखित, निर्मित, हाँ निर्मित, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि बहुत से देशों में लिखित संविधान नहीं है, हमारे यहाँ पर है। जैसे ब्रिटिश में भी नहीं है, आयरलैंड में भी नहीं है, ब्रिटिश में लिखित संविधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद है उसमें, लेकिन लिखित नहीं है। इसका मतलब और निर्मित माने वो मतलब बनाए तो गए हैं, पर वहाँ पे तो मतलब है, और फिर को तो मतलब शब्दों की कमी है, समझ रहे हैं, he is not able to explain what, तो आउट है। चलिए बैठिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुन लीजिए। निर्मित का मतलब है, देखिए वहाँ पे एक धर्म है ईसाई, एक ही से वहाँ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे लिखित है इसलिए क्योंकि किसी भी धर्म को, जाति को, भाषा को, किसी रंग भेद को, अधिकारों को, कर्तव्यों को, राष्ट्रपति के अधिकारों को, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को, MLA MPs के कर्तव्यों को, मिनिस्टर के कर्तव्यों को, संघ में राज्य और संघ के रिलेशंस के लिए सब कुछ लिखित में है, और उसी के ऊपर संविधान के बेस पर ही सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। बोलिए ये लिखा है संविधान, am I right? तो लिखित का ये प्रूफ हो गया। दूसरा निर्मित का मतलब जो संविधान निर्माण है हुआ है,
अगेन नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेरा इसीलिए कि जो संविधान सभा थी उसे हर एक क्षेत्र के 10 लाख लोगों में से एक कैंडिडेट चुना गया था उस टाइम के, और उन लोगों ने उस संविधान सभा का निर्माण किया जिसमें 389 मेंबर्स थे। कितने थे? 389 मेंबर्स थे, और ये तब थे जब अखंड भारत था, मतलब पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश लगा। तो इन सब ने मिलाकर संविधान को बनाया, इसलिए लिखित और निर्मित था, जिसमें नोट डाउन इस संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 अध्याय मतलब चैप्टर थे, एंड 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल बताऊंगा, कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर करूंगा। आई नो अब हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, जबकि 1935 के एक्ट में 10 शेड्यूल्स थे। कितने थे? 10 शेड्यूल थे। और अभी हमारे यहाँ पर लिख लीजिए, लेटेस्ट, हो सकता है आपको डाउट हो लेकिन ये सही है कि 466 आर्टिकल हैं, 65 नहीं है, 466, 466 आर्टिकल्स, 25 चैप्टर्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये लिखित है, सही है। तो इसका मतलब लिखित और निर्मित संविधान है, और ये इसकी विशेषता है। जबकि लिखिए, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 147 है, 147, और ऑस्ट्रेलिया है 7 ओनली 7 147। शायद अमेरिका को यही कहते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, 5 सेकंड वेस्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में लिखिए 128। एक और साउथ अफ्रीका भी लिख लीजिए 153। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने दिया है 2-4। तो अब समझ लीजिए है 153। और हमारा एक और स्पेशल चीज है, ये उसमें भी आ जाएगा वास्ट में। तो इतने चेंजेज आए हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसका लिखिए, विश्व का, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा संविधान या लार्जेस्ट है। ये जो है, जो ऊपर वाले थे ये भी साथ में हो जाएंगे। इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाएगी कि जैसे अमेरिका में केवल 3 संशोधन हुए हैं, केवल 3, और हमारे यहाँ कितने संशोधन हो गए? लेट अस सी और जनरल नॉलेज, कल पीसीएस का एग्जाम दिया हुआ बच्चों ने, लेट मी सी 105 106 और ये बोलते नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। हाँ भाई, इंग्लिश में वही कहते हैं, मैं इसलिए संशोधन को ही कहते हैं। थैंक यू। सुनो, देख लो 126, मैं बताऊंगा रीजन, और 126 है वो भी बता दे रहा हूँ। SC/ST की 10 साल की एक्सटेंशन मिली है, बताऊंगा डिफरेंस क्या है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर एंड टीचर, ऐसा समझ लो, बताऊंगा। अभी क्या है, आपने एक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978, ठीक है। कहीं कहीं किताब में ब्रेक में 1979 भी लिखा है। ये देखा क्यों? देखा तो सही, नहीं तो बताऊंगा। सुनिए, जो 78 में अमेंडमेंट हुआ था वो अप्रैल 1979 तक चला था। आप अमेंडमेंट तो कर देते हैं, लेकिन लागू कब करना है तो इफेक्टिव डेट वो रहती है, जैसे विद इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान ने एनपीएस खत्म कर दिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन लागू कब होगा? हमारे यहाँ पर 3% डीए कर दिया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। इसी तरह 105 सही है, बिल्कुल सही है, 100%, लेकिन अभी वो एक्ट, अभी जो संशोधन है
वो पेंडिंग में है, बिल है अभी। लेकिन आपको एज ए IAS कैंडिडेट यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। दो चीजों से, अपडेट एंड अप टू डेट। अपडेट एंड अप टू डेट। अप टू डेट आज तक क्या हुआ है, अपडेट मीन्स अब तक क्या हुआ है। आज तक अब तक में फर्क है। ये दैट डिफरेंस यू शुड फील बीइंग व्हेन यू आर गोइंग टू बी एन एग्जीक्यूटिव, दैट डिफरेंस यू शुड फील। तभी आपको वो चीज आएगी निकल के, कॉन्फिडेंस जो बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस 100% आएगा इफ यू हैव नॉलेज। जो चीज़ अच्छी थी एक्सेप्ट करिए, बाकी निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं, हर चीज है आपके पास, है ना। इसमें जैसे बताएंगे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 3 शब्द आए हैं, क्या क्या, अंगीकृत, हिंदी में जैसे अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्थिक। इंग्लिश में क्या है, इनैक्ट, वो तो लास्ट है, और एंड गिव टू आवरसेल्फ। अडॉप्ट मीन्स आपको पता है, अंगीकृत करना मीन्स, मैंने एक एग्जांपल दिया था, टू अडॉप्ट। मैं जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करता हूँ, इसका मतलब फादर बन के आई टेक प्रॉपर केयर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, किसी चीज से रिलेटेड हो। सो अंगीकृत करना, हम प्रत्येक ऑर्गन से अपने, वी आर एक्सेप्टिंग एंड वी विल फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड्स की बात करता हूँ वही डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक वाली एक एक शब्द, सेकुलर, वो सब, तो उन सब चीज को हम फॉलो करते हैं। और आप अधिनियम मीन्स बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। इफ वी आर नॉट फॉलोइंग, तिहाड़ जेल इज देयर, राइट। अगर नहीं फॉलो कर रहे, क्या है, तिहाड़। तो ये है। थर्ड इज गिव टू आवरसेल्फ, मीन्स वी आर सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलो भी देखिए, तीनों शब्द अलग 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 है, लेकिन बहुत मायने रखते हैं। दीज आर द रियली इमोशनल फीलिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अपने देश से वास्तव में कितना प्यार करते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि जो संविधान की कसम खाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता हम किस आर्टिकल की कसम खा रहे हैं, तो फॉलो क्या करेंगे। दुख इस बात का है। दैट इज द रीजन कि अभी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे आप नहीं जवाब दे पाए, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता आपकी गलती है, मैं तो सुन रहा था, वेरी गुड लिसनर, लेकिन ये गलती उन लोगों की जिन्होंने आपको पढ़ाया है, कि वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, वो अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को जज नहीं कर पाए हमें बच्चों को परोसना क्या है। अगर आप डायबिटीज़ वाले को चीनी, लड्डू और बादाम वो सब चीज़ दे दोगे तो उसे डायबिटीज़ बढ़ेगी। जिसे जो जरूरत है, अब मैं यहाँ पर धड़ाधड़ इंग्लिश हाई फाई कॉन्स्टिट्यूशन, नो यू शुड नॉट रीड ऑल दिस थिंग्स एंड वो सब शुरू कर दें, पता चला आधे बच्चे जो कह रहे हैं पर 96% नहीं आएंगे कल से। तो ऑडियंस लेवल देखिए कि बच्चों को क्या चाहिए, कि वेदर whatever you are teaching it is related with your subject and it is related with your exam subject भी नहीं। मैं बताया था अभी जस्ट नाउ आई वाज डिस्कसिंग कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली रिसेंटली, तो मेन ये है कि व्हाट यू शुड नॉट रीड। अधिकतर बच्चों को ये पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस पता हो, सिलेबस में भी क्या पढ़ना है, किस क्वेश्चन से। जैसा आपने पेपर दिया था उस दिन IAS का, तो मैंने देखा था फर्स्ट 10 क्वेश्चन किसके थे, इकोनॉमिक्स के थे, जियोग्राफी के थे, तो ये सब पता। बाद में भी पॉलिटिक्स के दे दिए, मैथ पे कितने आपने पता चला, मैथ में खूब पढ़ रहे हैं, पता चला एक ही क्वेश्चन आया वो भी रीजनिंग का। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी, दिस इज द फर्स्ट डे एंड और लॉट मैनी थिंग्स आर देयर, वी विल डिस्कस। तो नेक्स्ट उसका हेडिंग लिख लीजिए। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सवर्निटी, या लोकप्रिय तथ्यों पर आधारित संविधान। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लोकप्रिय तथ्यों पर आधारित संविधान या लोकप्रिय संविधान। लोकप्रिय किसे कहते हैं? नहीं, तुमसे नहीं पूछेंगे, ऐसा लग रहा है पूरे क्लास का ठेका आपने ही ले रखा है। क्या इन्हें अपॉइंट कर दिया CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव? लोकप्रिय क्या होता है? एक में एक शब्द आया इंग्लिश में, पॉपुलर मीन्स व्हाट, वन वर्ड सब वो आता है ना, वन वर्ड, इसमें लोकप्रिय किसे कहते हैं? जो सबका प्रिय है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है, लेकिन यहाँ पर लोकप्रिय का मतलब मैं दूसरा बताऊंगा।
लोक माने क्या है, मालूम है? जनता। आप अभी एमएलए के इलेक्शन हुए थे, सही है? एमएलए के इलेक्शन अगर और राज्यसभा के निर्विरोध एक शब्द होता है, निर्विरोध। अगर किसी क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो तो निर्विरोध हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस कैंडिडेट को सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो। उस वक्त ये नहीं देखता सपा बसपा कांग्रेस, बोले नहीं हमारा अच्छा कैंडिडेट है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि विकास की बात करता है। ठीक, दो खड़े हो गए तो कंपटीशन हो गया दोनों में। अभी दोनों में अच्छा कौन है, ये जनता डिसाइड करेगी। दोनों में लोकप्रिय कौन है, ये जनता डिसाइड करेगी। तीन है तो तीन में लोकप्रिय कौन है, भले ही 366 वोट से जीते फिलर की तरह, है ना। वैसे आई शुड नॉट कोट इट, चाहे एक वोट से हार जाए, यही बात यही, क्योंकि राजनीति शास्त्र का है ये थोड़ा सा टॉपिक, तो ये थोड़ा सा आपको नींद नहीं आए, ये सब चीज़ें टॉपिक भी जरूरी है। तो वोट की पढ़ाएंगे अभी जब आएगा इसका संशोधन के बारे में। तो ये जो लोकप्रिय है संविधान हमारा इसलिए क्योंकि जो संविधान सभा थी, जो हमने बताया था 389 मेंबर, उसमें हर क्षेत्र से 10 लाख के ऊपर एक एक कैंडिडेट था। बोले हम इसे भेज रहे हैं, जैसे हमने 9 बार हमने कहा है अपने शहर से, हम सुरेश खन्ना जी हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं और सब वोट देते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव। हमने चेतराम गंगवार को भेज दिया पोवाइन से, है ना। बोले नहीं, क्या नाम था इनका, सलोनी भेजिए। अरे जो थे वो तो सलोनी तो नाम ले ही रहे, दूसरा रोशनलाल, बोले ये अच्छे नहीं है, ने भेज दिया। तो क्या होता है सब ना उसमें कि हमने लोकप्रिय संविधान इसलिए कि जितने भी जो लोग सेलेक्टेड थे, बहुमत से जीते थे, उनके लिए हमने कहा कि आप हमारा संविधान बनाइए। और आपको पता 13 कमेटी थी संविधान सभा में, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाकी और बहुत सी कमेटी। ठीक है, तो ये हमारा एक लोकप्रिय संविधान था, क्या था, जनता के उसके ऊपर। अगला लिखिए, एक और सेंटेंस है, सही शब्द में चुन लूं जरा। विश्व का जो हमने बताया था उसमें कुछ चीजें आप नोट कर लेना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। जैसे हम कहते हैं विश्व का विशाल संविधान है, अगर ये आईएएस पे कोई कोटेशंस आ जाए, हाउ यू कैन से, जैसे ऐसे कह दो, एक इंटरव्यू में पूछ रहे आपसे आईएएस के इंटरव्यू में कि हमारा संविधान देश वो विश्व का सबसे विशाल है, कैसे कहोगे आप? ये टॉप वो भी आता है कोटेशन, आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आ सकता है, कैसे कहोगे? है नॉर्मल सेंटेंस है, सबको पता है, हाँ भाई बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन कैसे कहोगे, हाउ यू विल एक्सप्लेन? हाँ, और क्यों है ज्यादा, ये भी बता दो। अगला क्वेश्चन ये आइए, क्या चीज? हाँ, क्यों डाइवर्सिटी में क्या आप उसमें ये बताएंगे? असल मैं बताऊं, फर्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका देखो, ये तो सब बता ही देंगे, लेकिन हटके आपको बताना है तभी। इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं, पता चला इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर थे लास्ट ईयर के टॉपर के, वो 176 थे, और टॉपर के जो थे 176 थे, और उसके सेकंड नंबर वाले के 215 थे, लेकिन टॉपर वो बना क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अमेरिका का संविधान आप ध्यान में रखना। अमेरिका के संविधान में क्या है, स्टेट का अलग है और कंट्री का अलग है, हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे एक ही संविधान में सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जो कि आर्टिकल नंबर 152 से शुरू होकर 245 तक जाते हैं। उसके बाद 263 से सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अलावा सब स्टेट का अलग अलग दिया है। 245 से 263 तक, और 264 से 300 तक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, इसीलिए बड़ा है। और क्यों बड़ा है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल पावर होती है अमेरिका में, तो वहाँ प्रेसिडेंट सिस्टम है, वहाँ वोट देती है प्रेसिडेंट को पब्लिक। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं है। हमारे कौन देता है? हमारे एक शब्द है गणतंत्र, जिसे हम बोलते हैं, आई हैव डिस्कस, क्यों कहते हैं, वही इट इज कॉल्ड रिपब्लिक। टाइम क्या हो गया, लोग देखते हुए जा रहे हैं,
चलो रिपब्लिक शुरू, बट आई नॉट एंजॉयड माई क्लास, जो मुझे पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा पाया। रिपब्लिक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हाँ हेड ऑफ द कंट्री, क्या अपॉइंटमेंट, शब्द सही सही बोलो, मैं शब्दों पर बड़ा ध्यान देता हूँ। पाकिस्तान में तो वो तो नहीं होता है, वो तो सही है। और मैं बताता हूँ, इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि मैं कहूँ जनता चुनती है राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आपने जैसे यहाँ पर है, आपने देखा होगा संसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि की कारें घूमती रहती हैं, सुना देखा, लिखा हुआ देखा है ना, सांसद प्रतिनिधि। और इसका मतलब क्या होता है? अच्छा आप लोग पास में आए तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि अगर विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो अपनी बात एप्लीकेशन वहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी फॉरेन डेलीगेट जाते हैं और आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बदले फॉरेन मिनिस्टर हो गए, यहाँ पे जयशंकर पहुँच गए प्रतिनिधित्व के बारे में। तो आपने क्या किया, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने और उनसे कहा हमारा राष्ट्रपति चुनिए, तो ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन है। लेकिन MLA MP का इलेक्शन प्रत्यक्ष इलेक्शन है, आप खुद देख रहे हैं उस कैंडिडेट को। यहाँ पे आपने एक प्रतिनिधि चुना, आप उनसे कहा आप राष्ट्रपति चुनिए। कब है अगला इलेक्शन राष्ट्रपति का? अभी जुलाई में 18, तुरंत याद कर लीजिए, ये होता है तरीका। कितनी है? 24 को क्या क्यों 24 को रिजल्ट क्यों है? अरे सीधा बोलो 25 से तुम्हारे यही मैं जानना चाहता हूँ बस। ये चीजें छोटी है, लेकिन आप एकदम हैवॉक के लिए पता नहीं सर ने कितना बड़ा सवाल पूछ लिया, अंदर ऐसे मत डाला करो। यही कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड टू एनी ऑफ माय कैंडिडेट जो यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे नहीं पहुँचा है। अगर ग्रेजुएट है तो 15 साल मेहनत किया आपने तब पहुँचे हैं, कक्षा 1 से लगाओ तो UKG LKG किया तो 17 साल पहुँचे हैं, राइट? तो 17 साल की मेहनत बेकार करके जाओगे? नो, माय एवरी कैंडिडेट इज IAS। पास सब हो जाएंगे, टाइम पूरा दे दो बस। अरे गलत है क्या? देखिए एक चीज माइंड में रखिएगा, सभी क्वालिफाई हो सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि टाइम लिमिट्स, ये डिपेंड करता है हमने कितनी प्रैक्टिस की है, और उस प्रैक्टिस को टाइम गैप फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर। सो एवरीबॉडी इज टैलेंटेड हियर, ओनली थिंग इज ट्रिक्स बताना है आप लोगों को कैसे कैसे होता है। क्या वो टाइम हो गया? अच्छा चलो, तो ये उसमें क्या क्या लिखोगे? सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, संविधान में अमेरिका का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे राज्य और मतलब कि दोनों के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और दोनों के रिलेशन चाहे प्रशासनिक हो, वित्तीय हो, या एग्जीक्यूटिव कार्यपाल किसी भी तरह के, व्यापार के हो, और बहुत सी चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे बड़ी। दूसरा एक चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 to 35, टोटल 24 आर्टिकल्स हैं, वो हर एक संविधान में नहीं है। अनदर थिंग, DSDP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 to 51, हर एक में नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल नंबर 51A, हर एक में नहीं है, जो कि 10 थी और 11वीं इस कौन सी 2002 कौन सा 86 अमेंडमेंट, और जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। इसीलिए एक और इंडस्ट्री में रूल बना दिया, 6 से 14 साल के बच्चों को रोजगार को नहीं लगाना, नहीं तो पनिशमेंट किसके ऊपर है? कंपनी और फैक्ट्री वालों के लिए फैक्ट्री एक्ट देता है। तो दोनों तरफ से उन्होंने कहा अगर तुम ले जाओगे तो तुम भी फंसोगे, और तुमने अगर ले लिया तो तुम भी फंसोगे बच्चों के। तो इस कंपलसरी, इसीलिए बोले हमारा बच्चा है इकलौता 14 साल का है, पंक्चर जोड़ता है, दुकान पे जाता है, पैसे नहीं है, बोले कोई चिंता नहीं है, तुम अपने दोनों का पेट पालो, हम इनके लिए क्या देंगे? फ्री किताबें देंगे, फ्री खाना दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तुम्हारे लिए राशन फ्री दे रहे हैं, तब भी आप एजुकेशन आप नहीं भेज रहे हो, तो इट इज योर फॉल्ट। सही है? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल एडेड इन आर्टिकल 51A अनदर फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज 11। ठीक है, नेक्स्ट टुमारो सी हैं, तुमसे उस पर गालियाँ देंगे।
एनीथिंग कुछ समझ में आया? एक चीज, दिस इज द फर्स्ट वे। अगर कहीं आपको लगता हो कुछ मुझे चेंज करना है मेथड में, तो मुझे फ्रैंकली बता दीजिएगा, आई एम मेड फॉर यू, राइट? और कुछ, ये शुरुआत है, अभी खाली 3-4 हुए, 17-18 इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, ये जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है? देन अगेन आई स्टार्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेस्ट। चल रही